Assalamu alaikum, students. Today lecture is about gas power cycles. We are not going into details of this whole chapter, but इसमें से हम कुछ selective चीज़ें करेंगे, जिनमें से रेसिप्रोकेटिंग इंजन, ऑटो इंजन और डीजल इंजन के बारे में पढ़ेंगे। हमने स्टार्टिंग में जब हमने ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया था तो हमने थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था, तो उन्हीं एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। In the beginning of this subject, we studied about the application of thermodynamics, जिसमें से power generation and refrigeration दोनों थी। The two important areas of application for thermodynamics are power generation and refrigeration. Both are usually accomplished by systems that operate on a thermodynamic cycle. A thermodynamic cycle can be divided into two general categories: power cycles, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, और रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे। साइकिल होता क्या है? साइकिल ड्यूरिंग विच अ नेट अमाउंट ऑफ वर्क इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ कॉल्ड अ पावर साइकिल। कि ऐसा साइकिल सिस्टम जो आपको नेट अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करके दे, दैट इज़ कॉल्ड अ पावर साइकिल। और अगर उस पावर साइकिल में जो फ्लूइड यूज़ हुआ है, एज अ जो फ्यूल यूज़ हुआ है, वो गैसेस स्टेट में हो, तो उसको हम कहेंगे गैस पावर साइकिल। जितने भी थर्मोडायनामिक साइकिल्स हैं वो उनमें जो फ्लूइड वर्किंग फ्लूइड यूज़ होता है, उसकी फेज़ गैस भी हो सकती है, और वो यहाँ वेपर की फॉर्म में भी हो सकता है। So we can categorize gas cycles and vapor cycles depending on the phase of working fluid. जो गैस साइकिल्स है उसमें वर्किंग फ्लूइड गैसेस फेज़ में होगा, और जो वेपर साइकिल्स हैं उनमें जो वर्किंग फ्लूइड है वो वेपर की फेज़ में होगा ड्यूरिंग वन साइकिल, और जब उसका सेकंड फेज़ आएगा तो वो लिक्विड में होगा। अभी हम जा रहे हैं एनालिसिस करने पावर साइकिल्स का, इसमें कौन कौन सी बेसिक कंसिडरेशंस ली जाती हैं। मोस्ट पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस ऑपरेट ऑन साइकिल्स, and the study of power cycles is an exciting and important part of thermodynamics. The cycles encountered in actual devices are difficult to analyze because of the presence of complicated effects such as friction and absence of sufficient time for establishment of the equilibrium conditions during the cycle. To make an analytical study of a cycle feasible, we have to keep the complexities at a manageable level and utilize some idealizations. When the actual cycle is stripped of all the internal irreversibilities and complexities, we end up with a cycle that resembles the actual cycle closely, but is made up totally of internally reversible processes. Such a cycle is called an ideal cycle. अगर हमने किसी भी साइकिल को स्टडी करना है, एनालिटिकल स्टडी करनी है, तो फिर जो उसमें कम्प्लेक्सिटीज़ है और जो जितनी भी इरिवर्सिबिलिटीज़ है, तो वो एक लेवल तक फिर हमें वो देखनी होंगी, और उनको हम रिजेंपल करेंगे जो हमारे पास आइडियल साइकिल है उससे। The study of gas power cycles will involve those heat engines in which a working fluid remains in the gaseous state throughout this cycle. We often study the ideal cycle in which internal irreversibilities and complexities, the actual intake of air and fuel, the actual combustion process and exhaust of products of combustions among others are removed. हमारे पास आइडियल साइकिल है, जो आप देख सकते हैं, जो ब्लैक लाइन में है, और इसके बाद फिर हमारे पास एक्चुअल साइकिल जो है, जो कि जिसको क्लोज है आइडियल साइकिल के। तो अगर हमने एक्चुअल साइकिल को समझना है, स्टडी करना है, तो फिर उसको हम कंपेयर करना पड़ेगा जो आइडियल साइकिल है। जो आइडियल साइकिल है वो हमारे पास कॉर्नेट का साइकिल है। कॉर्नेट साइकिल को एज अ वी कंसिडर एज अ आइडियल साइकिल. We will be concerned with how the major parameters of the cycle affect the performance of heat engines. The
परफॉर्मेंस इज़ ऑफन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ साइकिल एफिशिएंसी। साइकिल एफिशिएंसी हमने पहले भी निकाली थी, हमने इसके न्यूमेरिकल भी किए थे। एफिशिएंसी क्या थी? ओवर आउटपुट ओवर इनपुट। तो आउटपुट हम क्या लेते हैं, हम उससे जो हमारे पास हीट इंजन है उससे वर्क परफॉर्म करवाते हैं। तो वो कैसे परफॉर्म करवाते हैं, उसको हम सोर्स से हीट प्रोवाइड करते हैं क्यू इन की फॉर्म में। तो एफिशिएंसी फिर हमारे पास वर्क ओवर जो हीट उसको दी जा रही है क्यू इन की फॉर्म में। जितने भी जो हीट इंजन डिज़ाइन किए जाते हैं उनका जो पर्पस होता है कि जो थर्मल एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है वर्क में। तो फिर उससे उनकी परफॉर्मेंस हम निकालते हैं हीट इंजन्स की, विच इज़ रेशियो ऑफ द नेटवर्क डिवाइडेड बाय द जो टोटल हीट इनपुट। ऐसे हीट इंजन जो टोटली रिवर्सिबल साइकिल पे ऑपरेट होते हैं उनको फिर हम कॉर्नट साइकिल कहते हैं। कॉर्नट साइकिल को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। The Carnot cycle was discussed in previously as the most efficient heat engine that can operate between two fixed temperature, जो source का temperature है TH और जो sink का temperature है TL। The Carnot cycle is described by following four processes। जो main processes होते हैं Carnot cycle में वो isothermal heat addition, asentropic expansion। सेंट्रोट्रोपिक एक्सपेंशन जो है वो आइडियाबैटिक रिवर्सिबल जो प्रोसेस होगा उसको सेंट्रोट्रोपिक एक्सपेंशन भी कहते हैं। आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो लेकिन जो वहाँ से जो वेस्ट हीट है वो सिंक की तरफ जा रही हो। सेंट्रोट्रोपिक कंप्रेशन, जब जो हमारा हीट ना आइडियाबैटिक प्रोसेस हो लेकिन तब भी कंप्रेशन हो रही हो। तो अगर हमने कॉर्नट एफिशिएंसी निकालनी हो तो हमारे पास जो दोनों टेम्परेचर है सोर्स और सिंक का भी, तो 1 - TL/TH से हम कॉर्नट एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। We often use the Carnot efficiency as a means to think about ways to improve the cycle efficiency of other cycles. One of the observations about the efficiency of both ideal and actual cycles comes from the Carnot efficiency. Thermal efficiency increases with an increase in the average temperature at which heat is supplied to the system, or with the decrease in the average temperature which heat is rejected from the system. थर्मल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ करेगी अगर जो हमारा सोर्स का टेम्परेचर है, जो एवरेज सोर्स टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो, या फिर जो हमारा सिंक का जो टेम्परेचर है जहाँ पे हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं उसका जो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो, तो थर्मल जो का एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा काइंड ऑफ मेन टॉपिक है वो है रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स। रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स हैं क्या, कैसे काम करते हैं, कितने एफिशिएंट होते हैं, उसको रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स बेसिकली अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस is one of the rare inventions that has proved to be a very versatile and have a wide range of applications. It is the powerhouse of the vast majority of automobiles, trucks, light aircrafts, ships, and electric power generators, as well as many other devices. रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स काफ़ी जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हैं उनमें जो जितने भी वो इंजन्स यूज़ हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन जितने भी डिवाइसेस हैं ट्रांसपोर्ट के ज़राए हैं उनमें मोस्टली जो इंजन यूज़ होते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स हैं। ट्रक्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, जो छोटे एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स हैं, they are using reciprocating engines. The basic components of a reciprocating engine are shown in this figure. The piston reciprocate in the cylinder between two fixed positions called the volume in the cylinder. जो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास पिस्टन है, यहाँ पे दो पोजीशंस हैं, एक BDC और एक जो टॉप पे है वो TDC। जो BDC को हम कहते हैं बॉटम डेड सेंटर, और जो टॉप पे है हमारे पास उसको कहते हैं टॉप डेड सेंटर। जो पिस्टन है उसकी मूवमेंट बिटवीन TDC एंड BDC होती है। यहाँ पे आपको एक इनटेक वॉल नज़र आ रहा है। इनटेक वॉल के ज़रिए जो फ्यूल है, जो फ्लूइड है वो इसके अंदर इंटर होता है।
जैसे ही फ्लूइड इसके अंदर एंटर होता है तो जो पिस्टन है वो उसको कंप्रेस करता है फ्लूइड को। तो जैसे ही पिस्टन मूव करता है अपवर्ड, तो जो स्पार्क जो यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है, ठीक है, वो इग्नाइट करता है जहाँ पे फ्यूल होता है। फ्यूल को इग्निशन मिलते ही यहाँ पे कंबस्टन स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही कंबस्टन स्टार्ट होती है, इस जगह पे जो इंटरनली जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर जहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो वो जो पिस्टन को मूव करता है डाउनवर्ड्स। तो जो पिस्टन जो डाउनवर्ड मूव करता है, ये इसको कनेक्ट किया जाता है क्रैंक शाफ्ट से। क्रैंक शाफ्ट कनेक्टेड होती है व्हील से, तो जिसके ज़रिए जो रोटेशनल प्रेशर एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में मूव करके फिर व्हील को मूव करवाया जाता है। जो ये आपका बॉटम डेड सेंटर हो गया, ये हमारा टॉप डेड सेंटर हो गया। जो पिस्टन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम द लार्जेस्ट वॉल्यूम इन द सिलेंडर। अब जो स्ट्रोक क्या चीज़ है वो हम देख लेते हैं। स्ट्रोक, द डिस्टेंस बिटवीन द टीडीसी एंड द बीडीसी इज़ द लार्जेस्ट डिस्टेंस दैट द पिस्टन कैन ट्रेवल इन वन डायरेक्शन एंड इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रोक ऑफ द इंजन। जो एक डायरेक्शन में या अगर यहाँ से जहाँ तक जो पिस्टन डिस्टेंस मूव करता है, ट्रेवल करता है, उसको स्ट्रोक का नाम दिया जाता है। तो अगर वो एक डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है तो ये वन स्ट्रोक हो गया, जिसको हम स्ट्रोक ऑफ इंजन कहते हैं। इसका जो फिर डायामीटर है, हमारा जो पिस्टन है, इसका जो डायामीटर उसको बोर का नाम दिया जाता है। द डायामीटर ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड द बोर। द एयर और एयर फ्यूल मिक्सचर इज ड्रॉन इनटू द सिलेंडर थ्रू द इनटेक वाल्व। जो फ्यूल है उसको जो इंटर कहाँ से किया जाता है, इनटेक वाल्व से ज़रिए उसको जो पिस्टन के में इंजेक्ट किया जाता है। एंड द कंबस्टन प्रोडक्ट्स आर एक्सपेल्ड फ्राम द सिलेंडर थ्रू द एग्जॉस्ट वाल। और जो कंबस्टन जब होती है तो उसके रिज़ल्ट में जो वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उसको फिर एग्जॉस्ट वाल के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। द मिनिमम वॉल्यूम फॉर्म्ड इन द सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज़ एट टीडीसी इज़ कॉल्ड द क्लियरेंस वॉल्यूम। जब जो पिस्टन है वो टीडीसी पे रीच करेगा तो जो ये जो वॉल्यूम है फ्लूइड का, फ्यूल का, दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम वॉल्यूम, जिसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम का नाम देते हैं। द मिनिमम वॉल्यूम फॉर्म्ड इन द सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज़ एट टीडीसी, दैट इज़ कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम ये वाला है, ये द वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द पिस्टन एट इट as it moves between TDC and BDC is called the displacement volume। और जो वॉल्यूम यहाँ से यहाँ मूव करता है इसको फिर हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम का। तो इन दोनों की जो रेशो होगी, इन दोनों वॉल्यूम्स की, उसको कहा जाता है कंप्रेशन रेशो ऑफ द इंजन। द रेशो ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम फॉर्म्ड इन द सिलेंडर टू द मिनिमम वॉल्यूम इज़ कॉल्ड द कंप्रेशन रेशो, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। अगर हमने कंप्रेशन रेशो निकालना हो तो फिर हमारे पास जो वी मैक्स ओवर वी मिनिमम आ जाएगा। यहाँ से हम उसका कंप्रेशन रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। A reciprocating engine is an engine that uses one or more pistons in order to convert pressure into rotational motion. They use the reciprocating up and down motion of the pistons to translate this energy. There are many different types, including the internal combustion engine, which is used in most motor vehicles, the steam engine, which is a type of external combustion engine, and the Stirling engine. A rotary engine would do the same task as reciprocating engines, but in a very different manner due to its triangular rotor. A stroke अभी हमने डिस्कस किया, the stroke of an engine is referred to the distance covered by the piston from the top dead center to the bottom dead center. TDC और BDC के जो दरमियान वो ट्रेवल करेगा piston, that is called stroke of the engine. If the piston moves 2 times, then the engine is called two stroke. तो टू स्ट्रोक क्या होगा फिर?
तो टू स्ट्रोक इंजन क्या होगा और फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है? द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन इज रेफर टू एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम द टॉप डेड सेंटर टू द बॉटम डेड सेंटर। अगर वो टू टाइम्स मूव करेगा तो दैट इज़ कॉल्ड टू स्ट्रोक। इफ़ द सिस्टम मूव्स फोर टाइम्स देन द इंजन इज़ कॉल्ड फोर स्ट्रोक इंजन। जितने भी इंजन्स हैं समहाउ वो उनमें चार प्रोसेसेस ये ज़रूर होते हैं। उसमें जो पहला प्रोसेस है वो इनटेक का है, जो फ्यूल है, जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसकी इनटेक कैसे होती है इंजन के अंदर। इनटेक टू बिगिन द साइकिल अ फ्यूल मिक्सचर इज इंट्रोड्यूस इनसाइड द सिलेंडर थ्रू द इनटेक पोर्ट एक्सपेंडिंग द पिस्टन टू द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। उसके बाद फिर उसको कंप्रेस किया जाता है। पिस्टन जो है वो फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी मूव करता है। कंप्रेशन द सिस्टम देन गेट्स पुश्ड टू द टॉप compressing the fuel mixture and igniting it via the spark plug। तो स्पार्क प्लग जो लगा होता है वहाँ से वो इग्निशन स्टार्ट होती है। द इग्निशन पुशेस द पिस्टन डाउनवर्ड्स प्रोवाइडिंग यूजफुल वर्क टू द इंजन। जब इग्निशन स्टार्ट होगी, कंबशन होगी, वो वहाँ का जो टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ होगा वो पिस्टन को पुश करेगा डाउनवर्ड्स, तो वो टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। एग्जॉस्ट गैसेज जो हैं वेस्ट केमिकल्स गेट आउटपुट थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट एंड द साइकिल रिपीट्स। The four-stroke cycle is what gives the engine its energy, but now it must translate this energy into rotational energy for the transmission, drive shaft and wheels. This is done by the crankshaft, which is जिसको हम next figure में discuss करते हैं। The crankshaft converts this up and down motion into rotational motion, which is often combined with the flywheel to retain the discontinuous reciprocating energy as a rotational energy। अभी जो हमने चार प्रोसेस देखे हैं उसमें जो पहला प्रोसेस है इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जो फ्यूल है, ये एयर फ्यूल मिक्सचर है, वो इनलेट के थ्रू इन हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास वॉल है, जैसे ही फ्यूल इंटर होगा ये वॉल ओपन होगा, फ्यूल यहाँ पे आ जाएगा। इस फ्यूल को ये हमारे पास फ्यूल आ गया। इस फ्यूल को जो पिस्टन है वो पुश करेगा अपवर्ड। यहाँ पे हमारे पास ये प्लग है, स्पार्क, यहाँ से उसको इग्निशन मिलेगी, कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, प्रोसेस 3 जो है। इसके बाद जो फिर वेस्ट गैसेस हैं वो यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएंगी। और जब ये यहाँ पे जो हमारे पास जो प्रोसेस 3 था उसमें जो जब वो प्रेशर इंक्रीज़ होता है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो ये पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करता है। तो ये जो हमारे पास पिस्टन है इसको हमने कनेक्ट किया होता है। ये जो जितने भी पिस्टन होते हैं इनको ये दे आर कनेक्टेड विद क्रैंक शाफ्ट। ये क्रैंक शाफ्ट आप इसमें इसकी मूवमेंट देख सकते हैं। जितने भी पिस्टन हैं दे आर कनेक्टेड विद क्रैंक शाफ्ट, और शाफ्ट जो है वो व्हील्स के साथ कनेक्टेड है। जो पिस्टन फिर जो प्रेशर एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर देता है रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में। उसके जो क्रैंक शाफ्ट है वो व्हील के साथ कनेक्टेड होती है, फिर वहाँ से जो इंजन है वो व्हील्स की मूवमेंट को कंटिन्यू रखता है। हीट इंजन को कैटेगराइज किया जाता है इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, डिपेंडिंग ऑन हाउ द हीट इज़ सप्लाइड टू द वर्किंग फ्लूइड। जो वर्किंग फ्लूइड है उनको हीट कैसे सप्लाई की जाती है। जो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होते हैं जैसे कि पावर प्लांट पे है, तो जो उनको जो हीट सप्लाई की जाती है वर्किंग फ्लूइड को, तो वो एक्सटर्नल सोर्स से की जाती है। जैसे वहाँ पे फर्नेस इंस्टॉल किया जाती है, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर, या फिर जो जियोथर्मल वेल्स वो ड्रिल किए जाते हैं। जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं जैसे वो छोटे लेवल पे ऑटोमोबाइल इंजन्स जितने भी हैं, इनको फिर जो फ्यूल को बर्न करने के लिए विद इन सिस्टम बाउंड्री जो बर्न किया जाता है। तो हमारे पास जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है वो उसकी जो पार्ट्स हैं उसको हम देख सकते हैं। जो हमारे पास आपको पिस्टन नज़र आ रहा है, इसको जो कनेक्ट किया हुआ है हमने शाफ्ट के साथ थ्रू कनेक्टिंग रॉड, जो कि आर से डिनोट किया गया है। ये हमारे पास क्रैंक शाफ्ट है पर्पल कलर में। तो जो फ्यूल की जो एंट्री होती है वो इनलेट जो इनटेक कैम शाफ्ट है,
यहाँ से फ्यूल की एंट्री हुई। ये एस फॉर जो हमारे पास स्पार्क प्लग है, और जो जब कंबस्चन के रिज़ल्ट में जो गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं तो उनकी जो उनको एग्ज़िट करने के लिए एग्जॉस्ट हमारे पास कैम शाफ्ट है। जो इस पूरे प्रोसेस में जो टेम्परेचर इसका जो इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए साथ में फिर वाटर जैकेट भी होती है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करती है। The next topic is Otto cycle, that is part of reciprocating engines, that is ideal cycle for spark ignition engines. And the Otto cycle is the ideal cycle for spark ignition reciprocating engines. It is named after Nicholas A. Otto, who built a successful four-stroke engine in 1876 in Germany using the proposed cycle by French scientist, mechanical engineer Bob de Rosage in 1862. In most spark ignition engines, the piston execute 4 complete strokes within the cylinder, and the crankshaft completes 2 revolutions for each thermodynamic cycles. These engines are called 4-stroke internal combustion engines. Initially, both the intake and the exhaust valves are closed as the piston is at its lowest position, जो नीचे वाली position है, bottom dead center. During the compression stroke, the piston moves upward. जब compression होती है तो वो piston को ऊपर की तरफ move करवाया जाता है. Compressing the air fuel mixture, जो हमारे पास fuel है तो उसको compress किया जाता है. Shortly before the piston reaches the highest position, top dead center, the spark plug fires and the mixture ignites. तो जो स्पार्क प्लग है वो फायर करता है, इग्निशन देता है, जो वहाँ पे जो फ्यूल होता है वो कंबस्शन उसको इग्निशन स्टार्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है सिस्टम का वो इंक्रीज़ हो जाता है. The high pressure gases force the piston down, which in turn forces the crankshaft to rotate, producing a useful work output during the expansion or power stroke. Towards the end of expansion stroke, the exhaust valve opens and the combustion gases that are above the atmosphere pressure rush out of the cylinder through the open exhaust valve. This process is called exhaust blowdown, and most combustion gases leave the cylinder by the time of the piston reaches BDC. The cylinder is still filled by the exhaust gases at a lower pressure at BDC. Now the piston moves upward one more time, purging the exhaust gases through the exhaust valve, जिसको हम exhaust stroke का नाम देते हैं, and down a second time, drawing in fresh air fuel mixture through the intake valve, जो कि intake stroke है. Note the pressure in the cylinder is slightly above the atmospheric pressure during the exhaust stroke and slightly below during the intake stroke. जो डिफरेंस है टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक के इंजन्स में वो दिस इज़ इम्पोर्टेंट. टू स्ट्रोक इंजन्स जो हैं वो उसमें 1 रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट ड्यूरिंग 1 पावर स्ट्रोक, जबकि जो फोर स्ट्रोक इंजन है वहाँ पे 2 रेवोल्यूशंस ऑफ द क्रैंक शाफ्ट ड्यूरिंग 1 पावर स्ट्रोक. टू स्ट्रोक इंजन्स में टार्क ज़्यादा जनरेट होता है एज़ कम्पेयर टू फोर स्ट्रोक इंजन्स. टू स्ट्रोक इंजन्स ज़्यादा जो फ्यूल जो वहाँ पे पोर्ट होती हैं वहाँ वॉल यूज़ नहीं होते जो फ्यूल की इनलेट और आउटलेट के लिए, जबकि फोर स्ट्रोक में देयर आर वॉल्स यूज्ड फॉर एंट्री ऑफ फ्यूल एंड एग्जिट ऑफ कंबस्शन गैसेस. टू स्ट्रोक इंजन में उसकी जो एफिशिएंसी कम होती है एज़ कम्पेयर टू फोर स्ट्रोक इंजन्स. दोज आर हायर थर्मल एफिशिएंट इंजन्स. टू स्ट्रोक इंजन में जनरेट मोर स्मोक एंड शोज लेस एफिशिएंसी. फोर स्ट्रोक में कम स्मोक जनरेशन उसकी होती है. टू स्ट्रोक इंजन रिक्वायर्स मोर लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एज कम्पेयर टू फोर स्ट्रोक. टू स्ट्रोक इंजन ड्यू टू पोअर लुब्रिकेशन मोर वेयर एंड टेयर अकर्स, बट फोर स्ट्रोक में लेस वेयर एंड टेयर. Two-stroke engines are cheaper and are simple for manufacturing, as the four-stroke engines are quite expensive due to lubrication and valves and are tough to manufacture. Two-stroke engines are basically lighter and produce more noise, जबकि जो four-stroke engines are basically they are heavier because its flywheel is heavy and are produce less noise.
The next is a diesel cycle, that is ideal cycle for compression ignition engines. And the diesel cycle is the ideal cycle for compression ignition engines, reciprocating engines. This compression ignition engines, first proposed by Rudolf Diesel in the 1890s, is very similar to the spark ignition engines discussed in the last slides, differing mainly in the method of initiating combustion. कि कंबशन कैसे स्टार्ट करनी है, सिर्फ वही इनमें डिफरेंस है. इन स्पार्क ignition engines, also known as gasoline engines, the air fuel mixture is compressed to the temperature that is below the auto ignition temperature of the fuel, and the combustion process is initiated by firing a spark plug. जबकि जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स हैं, जिनको हम डीजल इंजन कहते हैं, उसमें जो एयर इज़ कंप्रेस्ड टू अ टेम्परेचर दैट इज़ अबव द ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. और जो कंबशन स्टार्ट होती है, द कंबशन स्टार्ट्स ऑन कॉन्टैक्ट एज द फ्यूल इज़ इंजेक्टेड इनटू दिस हॉट एयर. देयरफॉर द स्पार्क प्लग इज़ रिप्लेस्ड बाय अ फ्यूल इंजेक्टर इन डीजल इंजन्स. इसमें आप देख सकते हैं जो गैसोलीन इंजन है, जिसको हम स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहा जाता है, वहाँ पे स्पार्क प्लग यूज़ किया जा रहा है जो कि इग्निशन इग्नाइट करता है फ्यूल को, जबकि डीजल इंजन में यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर यूज़ किया जा रहा है. और जब वो हॉट एयर से कांटेक्ट करता है तो वहाँ पे जो कंबशन स्टार्ट हो जाती है. डीजल इंजन्स ऑपरेट एट मच हायर कंप्रेशन रेशियोज एंड दस आर यूजुअली मोर एफिशिएंट दैन द स्पार्क इग्निशन इंजन्स. The diesel engines also burn the fuel more completely since they usually operate at lower revolutions per minute, and the air fuel mass ratio is much higher than in the spark ignition engines. Thermal efficiencies of diesel automotive engines range from about 35 to 40%. Some very large low-speed compression ignition engines have thermal efficiencies over 50%. The higher efficiency and lower fuel cost of diesel engines make them attractive in applications. इसकी कॉस्ट कम होती है और एफिशिएंसी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन मींस हैं, जो गाड़ियाँ हैं, लोकोमोटिव इंजन्स है, वहाँ पे जो इमरजेंसी पावर जनरेशन यूनिट्स हैं, लार्ज शिप्स हैं और हैवी ट्रक्स हैं, उनमें जो डीजल इंजन यूज़ किए जाते हैं, प्रेफर किए जाते हैं. थैंक यू वेरी मच.